Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Students, please note we at SPMIS Academy are starting a new course for history optional from upcoming 24th April. Interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Numaligarh Refinery Limited, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। आप सबको पता होगा कि 2019 अक्टूबर में भारत सरकार ने BPCL को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया था। और BPCL को प्राइवेटाइज करने से होता क्या कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड अपने आप प्राइवेटाइज हो जाता, क्योंकि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के 61% शेयर्स BPCL के पास थे। और यही कारण है कि असम के अंदर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ इस डिसीजन के अगेंस्ट, क्योंकि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से असमीज लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस कारण से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हम सब के लिए असम में इतना इमोशनली इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट तो है ही, असम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इमोशन से भी जुड़ा हुआ है। समझते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में। ये इट इज़ लोकेटेड एट मोरंगी इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। इमोशनल अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि ये असम अकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको अकॉर्ड रिफाइनरी भी कहते हैं। क्योंकि जब असम के अंदर मूवमेंट चले, असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985, और जब असम अकॉर्ड साइन हुआ उसी टाइम में ये भी फैसला लिया गया कि असम की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक रिफाइनरी लगाई जाएगी, और वही उसी अकॉर्ड का आउटकम था नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। सो इट इज़ डायरेक्टली बीइंग एसोसिएटेड विद असम मूवमेंट, और असम मूवमेंट में 800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मारे गए थे। उसके बाद कहीं जा करके हमें असम अकॉर्ड मिला था, एंड दैट इज़ व्हाई इट हैज़ इमोशनल अटैचमेंट एंड ऑल्सो नोन एज अकॉर्ड रिफाइनरी। अब करंट न्यूज़ क्या है? देखिए, प्रोटेस्ट चल रहा था कि BPCL को आप प्राइवेटाइज करेंगे तो NRL टेक्निकली अपने आप प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो उस प्रोटेस्ट से फिर मूव हो करके या इम्पैक्ट हो करके भारत सरकार ने इस तरह का फैसला लिया कि BPCL ने अपने शेयर बेचे तो ज़रूर। 61.5% जो स्टेक था नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में, वो BPCL ने बेचा ज़रूर, लेकिन वो शेयर ख़रीदा किसने? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, इंजीनियर्स इंडिया ने, या असम सरकार ने ओवरऑल। तो मतलब अलग अलग सरकारी इंस्टीट्यूशंस ने ही ये शेयर्स खरीदे BPCL से, और ओवरऑल अब ऑयल इंडिया लिमिटेड के स्टेक ओवरऑल इस नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बढ़ करके 80.16% हो गए हैं। तो टेक्निकली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के स्टेटस में कोई डिफरेंस आया नहीं, देयर हैज़ बीन नो डिफरेंस। पहले नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर्स BPCL के पास थे, अब नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास है। तो मतलब एक सरकारी कंपनी से निकल करके दूसरी सरकारी कंपनी के हाथ में ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जा चुका है। तो नो मेजर डिफरेंस एज फार एज इट्स स्टेटस इज कंसर्न। और इस मूव से क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, अब आसाम के लोग इससे खुश क्यों हैं वो भी समझते हैं। क्योंकि अब कोई जॉब लॉस नहीं होगा, कोई ले ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था दैट आफ्टर प्राइवेटाइजेशन ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड देयर विल बी अ लॉट ऑफ ले ऑफ, लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, लेकिन अब वो नहीं होगा। उसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे थे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंतर्गत जो आसाम की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे, क्योंकि अब दूसरी भारत सरकार की कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को लीड करेगी। पहले डाउट था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी के हाथ में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड लग जाएगा तो शायद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट आसाम में एक बार के लिए रुक जाएं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंतर्गत लाया जा रहा है, जिसके ऊपर डाउट खड़े हो गए थे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन के मूव के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है बायो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट। तो इस बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी सेटअप की जा रही है। मतलब बैम्बू से एथेनॉल निकाला जाएगा और इस एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा पेट्रोल और डीजल के साथ ब्लेंडिंग करने में।
उसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को एक्सपैंड भी किया जा रहा है। टोटल 22,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की कैपेसिटी, रिफाइनिंग कैपेसिटी को 3 MMTPA से बढ़ा करके 9 MMTPA कर दिया जाएगा, मतलब 3 गुना इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। और इसी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही एक नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जो कि पारादीप से नुमालीगढ़ को कनेक्ट करेगा। ध्यान से समझिए, पारादीप जो कोस्टल पोर्ट है उड़ीसा के अंदर, वहाँ से फिर ये पारादीप पोर्ट से होते हुए ये उड़ीसा होते हुए वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए आसाम तक पहुँचेगा और आसाम के नुमालीगढ़ तक पहुँचेगा। इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो उड़ीसा कोस्ट पे जो भी ऑयल या नेचुरल गैस प्रोड्यूस होंगे उसको यहाँ तक मूव कराया जा सकता है, और यहाँ से जो रिफाइन किए हुए प्रोडक्ट्स हैं वो पारादीप पोर्ट तक जा सकते हैं और वहाँ से फिर विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये भी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी बिछाया जा रहा है। तो होगा क्या, ध्यान से समझिए, फिर से समझिए कि जो कच्चा तेल होगा वो विदेशों से आएगा यहाँ पे, और वो कच्चा तेल फिर यहाँ से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पहुँचेगा, और यहाँ से रिफाइन होने के बाद वो जो पेट्रोल, डीजल, जो रिफाइन प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, वो यहाँ से विदेशों में बेचे जा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़े हिंट्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे इस पारादीप नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पाइपलाइन के अलावा भी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन की बात की गई है, उसके बारे में आप यहाँ और पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is taken from international segment. It is about US to pull out its forces from Afghanistan, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो करंट न्यूज़ है क्या, पहले ये समझते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने फैसला लिया है कि अमेरिकी फोर्सेस जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं वो 11 सितंबर 2021 तक पूरी तरह से अफ़गानिस्तान से बाहर निकल आएंगे और यूएस में उनको वापस बुला लिया जाएगा। 11 सितंबर जो आने वाला 11 सितंबर है, ये काफ़ी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 9/11 अटैक जो हुआ था यूएस के अंदर 2001 में, जिसको आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक भी कहते हैं, आपको याद होगा कैसे टेररिस्ट लोगों ने कैप्चर कर लिया था फ़्लाइट्स को, हाईजैक कर लिया था और उन फिर फ़्लाइट्स को ले जाकर उन्होंने कोलाइड करा दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तो उस इंसिडेंट के 20 साल पूरे हो जाएंगे ऑन अपकमिंग 11 सितंबर, और ये 20 साल पूरे होने के बाद अब यूएस सोल्जर्स यहाँ से वापस बुला लिए जाएंगे। आपको तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता ही होगा। जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ ऑन 11 सितंबर 2001, उसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशंस लॉन्च किए, ऑपरेशन एनाकोंडा, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसमें सोल्जर्स भेजे गए, अमेरिकी सोल्जर्स, नाटो सोल्जर्स अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अल कायदा और तालिबान ने मिलकर के वो अटैक कंडक्ट कराया था यूएस सॉइल पे। तो ये सब चीज़ें हुई, तालिबान को ख़त्म करने के लिए अमेरिकी सोल्जर्स आए, लेकिन 20 सालों में भी वो तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाए। और अब धीरे धीरे अमेरिका तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहा है, कुछ पावर ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, और साथ ही साथ अमेरिका अपने अब सोल्जर्स को वापस बुलाना चाहता है 20 सालों बाद। तो जो मेन इनका गोल था अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी सोल्जर्स या नाटो सोल्जर्स के जाने का, वो तो मोर और लेस पूरा नहीं हो पाया है, तालिबान को पूरी तरह से ख़त्म करने का। बट येस, टू सम एक्सटेंट दे हैव बीन सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग सम पीस इन अफ़गानिस्तान एंड ओवरऑल मिडिल ईस्ट रीजन। अभी भी अगर आप अफ़गानिस्तान के अंदर बात करें तो लगभग 2500 से 3500 अमेरिकी सोल्जर्स हैं, और ये अमेरिकी सोल्जर्स आजकल तालिबान से डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते हैं। इन अमेरिकी सोल्जर्स को काम दिया गया है कि वो अमेरिकी सोल्जर्स को काम दिया गया है कि वो अफ़गानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन करें, उनको टेक्निकली इक्विप करें कि किस तरह से टैंक चलाना है, कैसे मिसाइल चलाना है, ताकि आगे ये तालिबान से अपने फ़ाइट को कंटिन्यू कर पाएँ। अब ये जो पुल आउट होगा आने वाले 4-5 महीनों में, 11 सितंबर तक जो अमेरिकी सोल्जर्स पूरी तरह से बाहर निकल आएंगे अफ़गानिस्तान से, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको यूपीएससी में तो यही लिखना होगा या एपीएससी में तो यही लिखना होगा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या हो रहा है पूरे दुनिया भर में, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि उसका हमारे इंटरेस्ट पे, इंडिया के इंटरेस्ट पे किस तरह से असर पड़ेगा।
तो देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ यूएस पुल आउट ऑन इंडिया। इससे होगा क्या कि तालिबान वापस से मजबूत होगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबान को अभी के लिए एक ही फोर्स रोक पा रही है, वो है अमेरिकी फोर्सेज एंड नाटो फोर्सेज। अफगानिस्तान के लोकल फोर्सेज से तो तालिबान कई गुना खुद ज़्यादा पावरफुल है। तो तालिबान जब फिर से डोमिनेंट होगा तो फिर से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर सकता है, टेररिज्म को प्रमोट कर सकता है इस एरिया में, डेमोक्रेसी को वापस से रिजेक्ट करेगा वो, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान वो प्योर शरीयत लॉ में बिलीव करता है और शरीयत लॉ में डेमोक्रेसी के लिए जगह नहीं है। शरीयत लॉ कहता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई सरकार और कानून के नीचे हम नहीं रह सकते, प्योर इस्लामिक पर्सन नहीं रह सकता, उसको भगवान और अल्लाह द्वारा बनाए गए रूल के अंदर ही रहना है। तो इस तरह की बातें करके वो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते हैं। And they have brought so many traditional या radical approach, जिससे विमेन की एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ जाती है कि पर्दे में रहना है, बुरके में रहना है हमेशा, कभी बाहर जाना है तो किसी मेल काउंटर पार्ट के गार्जियनशिप में ही जाना है। तो इस कारण से विमेन की एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वापस से बढ़ेगी अफगानिस्तान के अंदर और एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन भी ज़्यादा होगी अफगानिस्तान के अंदर, ऐसा इंडिया को डर है। ये तो एक बात है, लेकिन इंडिया के लिए जो मेजर डर है डेमोक्रेसी को के रिस्ट्रिक्शन के अलावा, जो इंडिया के लिए मेजर डर है वो ये है कि एक बार जब तालिबान वापस से मजबूत हो जाएगा अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई इस्तेमाल कर सकती है तालिबान का इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। बेसिक जो इक्वेशन है अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का विथ रिस्पेक्ट टू तालिबान, वो तो आप जानते ही हैं कि तालिबानी फोर्सेज जो हैं मुजाहिदीन्स, वो टेररिस्ट्स हैं ज़्यादातर, और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है ताकि इंडिया के अंदर वो टेररिज्म फैला सकें, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकें, ताकि पाकिस्तान दिखाए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डेवलप्ड नहीं है, बैकवर्ड है। क्योंकि जब भी तालिबान यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेगा तो हमारे सोल्जर्स को यहाँ पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा, नेचुरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सबसाइड होगा या सप्रेस होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी और अपने आप यहाँ के यूथ जो हैं वो प्रोवोक होंगे कश्मीर के। ये है पूरा का पूरा इंटेंशन पाकिस्तान का टू डेवलप कोऑर्डिनेशन विद तालिबान इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रॉक्सी टेररिज्म इन इंडिया। और यही कारण है कि भारत सरकार अपना पूरा का पूरा सपोर्ट अफगानिस्तान सरकार को देती है ताकि अफगानिस्तान की सरकार जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है अंडर अशरफ घानी, वो तालिबान को कंट्रोल कर सके। लेकिन अब अमेरिका बाहर चला जाएगा तो तालिबान मजबूत हो जाएगा और इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चांसेस या थ्रेट और भी बढ़ जाएंगे। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about whitest paint ever, and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. सो करंट न्यूज़ क्या है? काफ़ी सीधा साधा सरल सा न्यूज़ है कि यूएस की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने एक पेंट बनाया है जो अभी तक के जो भी पेंट से उससे भी ज़्यादा सफ़ेद है। तो नॉर्मल पेंट, नॉर्मल वाइट पेंट अभी तक के इस तरह के थे, अब ये वाइटेस्ट पेंट इस तरीके का है। कुछ जो नॉर्मल पेंट होते थे वाइट कलर के, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग सरल शब्दों में, देसी शब्दों में चूना भी कहते हैं। जबकि जो नया वाला जो वाइटेस्ट पेंट अभी तक का बना है वो है बना हुआ बैरियम सल्फेट का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना वाइट पेंट बना के हमें फ़ायदा क्या होगा? देखिए, जितना बेहतर वाइट पेंट होगा, अपने घरों की दीवारों को जितना बेहतर हम वाइट पेंट करेंगे, उतना ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी, यानी कि उतनी कम गर्मी होगी उस घर के अंदर। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो भी अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं वो अपने घरों को वाइट कलर से पेंट कराते हैं, आउटसाइड को या छतों को भी कुछ लोग वाइट कलर से पेंट कर देते हैं, रूफ टॉप को। उससे फ़ायदा क्या होता है कि एल्बिडो बढ़ जाता है। एल्बिडो क्या है उसको हम समझेंगे अभी के लिए आप बस मान के चलिए कि वाइट कलर होने से घर के अंदर गर्मी कम लगती है। अगर ऐसा एक डाटा भी दिया गया है कि अगर छत का 1000 स्क्वायर फीट के एरिया को अगर हम वाइट कलर से पेंट कर दें, इस न्यू पेंट से, पहले इस पेंट से, और उसके तुलना में अगर हम न्यू पेंट का इस्तेमाल करें 1000 स्क्वायर फीट के लिए, तो पर 1000 स्क्वायर फीट के लिए हमें 10 किलोवाट कम एसी की पावर रिक्वायरमेंट होगी सेम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मतलब सेम ठंडक के लिए पावर कम लगेगा अगर हम इस पेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वाई वाइट पेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग पावर रिक्वायरमेंट? जितना ज़्यादा वाइट उतना कम पावर रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि वाइट कलर हैज़ हाई एल्बिडो, दिस हेल्प्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ मोर लाइट कमिंग फ्रॉम सन।
ध्यान से समझिए, जब भी सन से कोई लाइट आती है तो जब भी वो किसी सरफेस पे गिरती है तो उसमें का कुछ एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ एक पार्ट उस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। अब अगर ये सरफेस वाइट है या लाइट कलर का है, कोई भी लाइट कलर का, पिंक है, वाइट है, तो ज़्यादातर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कम लाइट एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में 100% लाइट आया, 80% रिफ्लेक्ट हुआ, 20% एब्जॉर्ब हो गया। ओके, लेकिन अगर यही डार्क कलर का होगा तो बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा, कम रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये बहुत ब्लैक कलर का है तो 100% अगर लाइट गिरी, 90% एब्जॉर्ब हो गया, बस 10% रिफ्लेक्ट हुआ। अब समझिए, जितना कम लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होगा उतनी कम गर्मी नीचे जाएगी। मान लीजिए ये रूफ टॉप है, ये सरफेस रूफ टॉप है, तो यहाँ पे अगर छत पे कम लाइट एब्जॉर्ब होगा तो ये छत का सरफेस कम गर्म होगा। जब गर्म कम होगा तो अंदर भी गर्मी कम जाएगी, अंदर जब गर्मी कम जाएगी तो एसी का पावर रिक्वायरमेंट कम होगा। तो मुद्दा यही है कि लाइट कलर हैज हाई एल्बिडो, मतलब हाई कैपेबिलिटी टू रिफ्लेक्ट मोर एंड मोर लाइट। जिस भी सरफेस का कैपेबिलिटी ज़्यादा होता है लाइट रिफ्लेक्ट करने को, उसको हम कहते हैं कि उसकी एल्बिडो ज़्यादा है। ज़्यादा एल्बिडो मतलब कम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या एनर्जी, कम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मतलब एसी की पावर रिक्वायरमेंट कम, घर अपने आप ठंडा रहता है। एल्बिडो क्या है, उसका टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लीजिए। इट इज़ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच लाइट दैट हिट्स अ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। इस सरफेस में देखिए 100 में से 80 रिफ्लेक्ट हो गया, बस 20 एब्जॉर्ब हुआ। ये ब्लैक में देखिए 100 में से 90 एब्जॉर्ब हो गया, बस 10 रिफ्लेक्ट हुआ। नेचुरली ये बहुत गर्म हो जाएगा। आप भी ध्यान से देखिए, अगर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक सफ़ेद कलर का कोई चीज़ रख के देखिए बाहर में और ब्लैक कलर का रख के देखिए। ब्लैक वाला गर्मी के टाइम में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि उसकी एल्बिडो कम होती है, वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आप भी इसी कारण से गर्मी के दिनों में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी एल्बिडो ज़्यादा होती है, वो गर्म ज़्यादा हो जाता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरह का सवाल एपीएससी ने, असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था इन प्रीलिम्स, दैट वाज हेल्ड ऑन 30 दिसंबर 2018. The next article is taken from economy segment. It is about Safari scheme and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले इस स्कीम को समझने के लिए ब्रीफली समझ लेते हैं श्रिम्प्स और उनकी कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी के तरफ। श्रिम्प्स जिनको हम लोग झींगा भी कहते हैं, आई होप ये जानते होंगे श्रिम्प्स को आप, झींगा भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मोस्ट पॉपुलर सी फूड है। तो ये जो फ्रोजन श्रिम्प्स हैं, दे आर इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड सी फूड आइटम्स। लेकिन हाल फिलहाल में प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं कि ये जो सी फूड के कंसाइनमेंट जाते हैं वो विदेशों में जाकर के रिजेक्ट हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या पैकिंग स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हमारा जो पैकिंग मटेरियल है या ओवरऑल जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो पुअर है हमारे देश का। तो बहुत सारे ये झींगों में या श्रिम्प्स के अंदर एंटीबायोटिक रेसिड्यूज मिल जाते हैं। जो दवाइयाँ हम खाते हैं या जानवरों को खिलाते हैं वो कुछ भी दवाइयाँ जा कर के पानी में मिल जाता है, पानी से फिर जा कर के इनके अंदर, इन जानवरों के अंदर चला जाता है और एंटीबायोटिक इनके थ्रू फिर जो लोग खाते हैं उनके बॉडी में चला जाता है और इस कारण से लोगों के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये कारण है कि आजकल हमारे जो एक मेजर एरिया था हमारा एक फॉरेन एक्सपोर्ट का, जिससे फॉरेक्स रिजर्व हम कमा सकते थे श्रिम्प का एक्सपोर्ट से, वो हाल फिलहाल में लॉस में चल रहा है बिकॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ आवर कंसाइनमेंट। और यही कारण है कि सरकार ने सफारी स्कीम शुरू किया है जिसमें सर्टिफिकेशन किया जाएगा पैकिंग का और चीज़ों का। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड मीट करने के बाद ही सर्टिफिकेशन मिलेगा, तभी जाकर के आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि रिजेक्शन नहीं होगा हमारे कंसाइनमेंट का। तो सफारी स्कीम ज़रा समझते हैं। ये सफारी स्कीम में सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, आप पहले ही समझ गए। और ये जो सर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड है ये डेवलप किया है यूनाइटेड नेशन के FAO ने। उसके टेक्निकल गाइडलाइंस के बेसिस पे जो एक्वा कल्चर यानी कि पानी के जो भी प्रोडक्ट हैं, सी फूड है, उनका सर्टिफिकेशन शुरू किया जाएगा। हमारे देश के अंदर ये काम करेगी मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, सर्टिफिकेशन का काम। उसमें 2 चीज़ों को सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। जो हैचरीज होते हैं, जहाँ पे अंडे जो हैच करके रखे जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, उसको उनका सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड देखा जाएगा। उनका स्टैंडर्ड देख करके सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि भैया ये फिट है कि नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि क्वालिटी ऑफ सीड्स का स्टैंडर्ड देखा जाएगा। और दूसरा जो प्रैक्टिसेज हैं झींगा
पालने के, झींगा को डेवलप करने के, वो प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि भाई आप इसमें इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि इसमें एंटीबायोटिक ना मिले आपके पानी में। तो आपको देखते होंगे जो श्रिम्प कल्चर होता है, झींगा लोग उगाते हैं, मतलब लोग पालते हैं, तो उसमें आपको अगर बेसिक स्टैंडर्ड आप फुलफ़िल नहीं करेंगे झींगा पालने के प्रोसेस में, तो आपको ये MPEAD का स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, सफारी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, और फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक स्टैंडर्ड मीट किया जा रहा है सीड कल्चर, सीड्स के लिए, साथ ही साथ झींगा को डेवलप करने के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, और ये मीट करने के बाद एक्सपोर्ट होगा तो अपने आप हमारा कंसाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होगा। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 61 to 65. Topic number 61 is about Kaziranga National Park. It is spread over Golaghat, Karbi Anglong and Nagaon district of Assam. The sanctuary hosts about 2/3 of world's great one-horned rhinos. In 1985, it was declared World Heritage Site by UNESCO. It is also recognized as an important bird area by BirdLife International. It is also declared a tiger reserve in 2006, and as I said, it hosts about 2/3 of world's greatest one-horned rhinos. Please attend this question based on topic number 61. Topic number 62 is about Dehing Patkai Wildlife Sanctuary. इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC में भी आ जाएगा क्योंकि देहिंग पटकाई बहुत न्यूज़ में रहा था, ये तो आपको पता ही है। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड कवर्स अबाउट 111.19 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रेन फॉरेस्ट। याद रखना, रेन फॉरेस्ट पे सवाल पूछा जा सकता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे देहिंग पटकाई में। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी ऑन 13 जून 2004. इट इज लोकेटेड इन द देहिंग पटकाई लैंडस्केप एरिया. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 62. टॉपिक नंबर 63 इज अबाउट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन. इस तमाम आइलैंड्स को एक बार अच्छे से देख लेना, सेचील्स, मालदीव, डियागो गार्सिया, मॉरिशस, अगलेगा, मडगास्कर, एजम्सन आइलैंड. इनका सीक्वेंस भी देख लेना, कौन पहले कौन बाद में, हो सकता है इस तरह के सवाल आपसे पूछ ले. तो इस फिगर की मदद से ये सवाल को आप अटेम्प्ट करो एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल जियो पार्क. So they are single unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance are managed with holistic concept of protection, education and sustainable development. It empowers local communities and gives them the opportunity to develop cohesive partnership with common goal of promoting the area's significant geological process features etc. Please attempt this question based on topic number 64. Topic number 65 is about International Thermonuclear Experimental Reactor ITER. It is an experimental fusion reactor facility under construction in Cadaz that is in south of France to prove feasibility of nuclear fusion for future source of energy. I hope न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के बीच का अंतर आपको पता होगा. फिजन एनर्जी को तो हम बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन फ्यूजन को अभी भी हम टेम नहीं कर पाए. तो उसी को टेस्ट किया जाता है इस ITER में, जो फ्रांस के अंदर ये फैसिलिटी. इस ITER के पार्टनर हैं यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया. याद रखना इंडिया भी इसका पार्टनर है. जापान, साउथ कोरिया, रसिया, US. तो यूरोपियन यूनियन 45% पैसा देता है, बाकी 9% ईच कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम अदर पार्टीज. इट विल बी द फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस टू टेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, मटीरियल्स, फिजिक्स रिजाइम नेसेसरी फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्यूजन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है, मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ, फिजन का तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन हम कर चुके हैं फिजन रिएक्शन से, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन से अभी तक हम नहीं कर पाए हैं बिल्कुल इंटीग्रेटेड तरीके से. वही डेवलप किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी के अंदर. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 65. This is the answer of question number 56 to 60 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. ऑल राइनोज इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडियन राइनोज आर 2 हॉर्न. दिस इज रॉन्ग बिकॉज जावर राइनोज आर ऑल्सो 1 हॉर्न राइनोज. ऑल अदर राइनोज इन द वर्ल्ड आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बट इंडियन राइनोज वल्नरेबल. अगेन रॉन्ग, क्योंकि जो ब्लैक राइनो था अफ्रीका का दैट वाज ऑल्सो आई एम सॉरी, ब्लैक राइनो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, लेकिन वाइट राइनो वाज लीस्ट कंसर्न ऑफ अफ्रीका. सो दिस स्टेटमेंट अगेन गेट्स रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन. Which of the following statements are true? According to the Constitution, there shall be 1 Chief Election Commissioner, 2 Election Commissioners. This is wrong because the Constitution does not talk about number of election commissioners. It just says that if President wants, he can elect more election commissioners also as a part of election commission. So this is wrong.
Again, the constitution says chief election commissioner and election commissioner shall be removed by the president following the procedure similar to the removal of Supreme Court judges. Again wrong, because the constitution talks only about removal procedure of chief election commissioner but not about other election commissioners. So this statement is again wrong. Correct answer will be option D, none of the above. That's all from our side for today. Thanks for watching.